गुड मॉर्निंग। केडी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बीए थर्ड ईयर, जिसकी पिछली 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। हमने प्लेटो के बारे में विस्तृत बात की। प्लेटो के बारे में हमने जो भी था कंप्लीट, उनके गुरु के संदर्भ में जो उन्होंने ग्रहण किया, उनके सद्गुणों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके मौलिक विचार, उनके परिवर्तित विचारों के बारे में चर्चा की। उनकी चर्चा करने के बाद में परिवर्तित विचारों के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं कि 399 ईसा पूर्व प्लेटो का जो परिवर्तित विचार आया वो आपने पढ़ा लॉज में कि उन्होंने विधि का शासन के संदर्भ में बात किया। उसी के बाद में हम पढ़ते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु के बारे में। तो अपना अगला टॉपिक होगा अरस्तु। अरस्तु के संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, लेकिन इन दोनों के विचारों में कुछ मेलजोल नहीं है। वैसे कुछ परिवर्तन किया है अरस्तु ने प्लेटो। जैसे प्लेटो का मानना था कि शासक एक दार्शनिक होना चाहिए, उसे लंबी शिक्षा दी जानी चाहिए 50 वर्ष तक। लेकिन जब प्लेटो के अंतिम विचार आए थे लॉज में विधि के शासन का बहुत ज़्यादा प्रभाव अरस्तु पे पड़ा। अरस्तु पे प्रभाव पड़ने के कारण अरस्तु ने लॉज का विधि के शासन को अपनाया, अर्थात मध्यम वर्ग को अपनाया। अरस्तु का मानना था कि विधि कभी भी गलत नहीं हो सकती, विधि में भी कभी भी भाई भतीजेवाद नहीं हो सकता, क्योंकि शासक कितना ही ईमानदार हो, कितना ही दार्शनिक हो, लेकिन मनुष्य जाति हमेशा लालच और स्वार्थी होती है। इसीलिए वो नियमों और कानून को परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि विधि अपने आप चेंज नहीं होगी, विधि को आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम आज अरस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व एक अफ्रीकी जगह थी मकदूनिया। अफ्रीकी जगह जहाँ पर अफ्रीका के अंदर मकदूनिया नामक स्थान पर अरस्तु का जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व। यहाँ अफ्रीका से यूनान अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने गए और कुछ ही समय में इनके प्लेटो के मुख्य शिष्य गिने जाने लगे। जब प्लेटो की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में संस्था जो प्लेटो ने अकादमी यहाँ पर बनाई थी, शैक्षणिक संस्था, उसका मुख्य भार इन्हें नहीं सौंपा गया, क्योंकि अरस्तु मूल रूप से यूनान के नहीं थे। इस वजह से इन्हें बहुत कुंठा महसूस हुई कि मैं यूनान का नहीं था, इस वजह से मुझे यहाँ पर मुख्य शिक्षक नहीं बनाया गया। इसीलिए अरस्तु यूनान छोड़ कर के एशिया माइनर आ गए। एशिया माइनर आने के बाद में यहाँ पर हर्नेरिस नामक एक शासक था। इस शासक
की एक दत्तक पुत्री थी। तो हर्नेरिस अरस्तु से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के कारण इसने अपनी दत्तक पुत्री का विवाह अरस्तु के साथ कर दिया। अपनी दत्तक पुत्री का विवाह अरस्तु के साथ कर दिया। अरस्तु के साथ करने के बाद में यहाँ पर ही अरस्तु ने रह कर के और विश्व के 158 संविधानों का 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इन्होंने यहाँ पर रहकर एशिया माइनर रह कर के लगभग 158 देशों का क्या किया, अध्ययन किया। और यहीं पे माना जाता है इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने संविधानों की तुलना की आपस में और यहाँ पर ही इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का जन्म दिया या तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इनकी अध्ययन पद्धति में सबसे अधिक प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है तुलनात्मक पद्धति। इन्होंने सभी संविधानों का निष्कर्ष निकाला और सभी का अध्ययन किया अच्छे से। करने के बाद में इन्हें ये महसूस हुआ कि जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य, निरंकुश राज्य, उन सभी की इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राज्य एक भीड़ राज्य है, इसमें भीड़ होती है जबरदस्त और कुछ नहीं होता। इन्होंने सबसे अच्छा राज्य बताया कि जो संवैधानिक राज्य हैं, जिसमें लोग सक्रिय रह के कार्य करते हैं, वो ही सबसे अच्छा संविधान है, वो ही सबसे अच्छा राज्य है। हम इनकी अगर अध्ययन पद्धति के बारे में बात करें तो इन्होंने आगमनात्मक पद्धति अपनाई। आगमनात्मक पद्धति इन्होंने अपनाई। इनका मानना था कि किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म से बड़ी इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए, जबकि प्लेटो का मानना था कि पहले बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाए और बाद में छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाए। लेकिन अरस्तु का मानना था कि पहले छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाए, बाद में बड़ी इकाइयों का। इन्होंने एक उदाहरण दिया वर्त का। इन्होंने कहा कि ये वर्त छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, ना कि पहले एक वर्त था। इसीलिए हमें सबसे पहले इन छोटी इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद में हमें पूरे कंप्लीट वर्त का अध्ययन करना चाहिए। तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई? आगमनात्मक, यानी सूक्ष्म से बड़ी, छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई, यानी कि विस्तार लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये इनकी अध्ययन पद्धति। फिर हम बात करते हैं कि अरस्तु बहुत परेशान था जब यूनान छोड़ के आया था। उसे महसूस हुआ कि जब तक मैं शिक्षण संस्थान नहीं खोल लेता, एक अच्छा शिक्षक नहीं बनता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इन्होंने क्या किया? अरस्तु ने जब एशिया माइनर आया तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई सिकंदर से, सिकंदर महान से।
सिकंदर महान इनके शिष्य बने। अरस्तु के शिष्य बनने के बाद में सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा और उन्होंने कहा कि अब मैं जल्द ही विश्व विजेता बन जाऊंगा। कहा जाता है कि इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सिकंदर महान ने यूनान को भी जीत लिया। जब सिकंदर महान विश्व विजय बनने के लिए गया तब उन्होंने यूनान को भी जीत लिया। यूनान को जीतने के बाद में अरस्तु की इच्छा पूर्ण होने लगी। इन्होंने कहा कि मुझे यूनान में कुछ जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपना एक शिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूँ। इन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की यूनान में। उसका नाम है लीसियम। लीसियम नामक शिक्षण संस्थान की इन्होंने स्थापना की। लीसियम की किसने की? अरस्तु ने स्थापना की। यहाँ का अरस्तु मुख्य बना और इन्होंने यहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया और सभी को अध्ययन देना। इनकी कुछ ही दिनों के बाद में लीसियम बहुत फेमस प्रसिद्ध हो चुकी थी। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख थी पुस्तकें रिहोटरिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके बाद में पोटिक्स अलग हैं और पॉलिटिक्स अलग है, दो पुस्तकें हैं ये। इसके अलावा द साउल, इसके अलावा एथेंस का संविधान नामक भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर रहते हुए बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इन सभी ग्रंथों में सबसे इनका प्रसिद्ध ग्रंथ या सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है पॉलिटिक्स। जिस प्रकार से गुरु प्लेटो की सबसे मौलिक विचार और प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक थी, उसी प्रकार से अरस्तु की भी सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मूल रूप से पॉलिटिक्स सबसे अच्छी किताब मानी गई। देखिए, पॉलिटिक्स में इन्होंने यूनान के बारे में इतना विस्तृत चर्चा की। इनके जो समकालीन व्यवस्था थी, इनके समकालीन जो राज्य की व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उन सभी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला। हम पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद में ऐसा प्रतीत होगा कि हमें उसकी समकालीन सभी बातों के बारे में, अहम बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। पॉलिटिक्स को अरस्तु ने 8 भागों में डिवाइड किया। देखिए, पॉलिटिक्स को अरस्तु ने कितने भागों में डिवाइड किया? 8 भाग में। इन्होंने इसको 8 भागों में डिवाइड किया। प्रथम भाग की बारे में अपन बात करें तो प्रथम भाग में इन्होंने उल्लेख किया दास प्रथा का।
प्रथम भाग में इन्होंने किसका उल्लेख किया? दास प्रथा का। इन्होंने प्रथम भाग में विस्तृत रूप से दास प्रथा के बारे में चर्चा की कि दास उस समय ये कैसे थे, दास लोग कौन होते थे और दास का कार्य क्या होता था। ये सब कुछ जानकारी हमें भाग फर्स्ट में दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। अरस्तु ने राज्य, नगर राज्य शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया। यहाँ पर इन्होंने नगर राज्य की जगह पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया यूनानी भाषा में। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। ये शब्द भी हमें कहाँ पर मिलेगा? भाग फर्स्ट में, अर्थात भाग प्रथम में दास प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। हम बात करें भाग सेकंड के बारे में। भाग सेकंड के बारे में हम बात करें तो भाग सेकंड में एक आदर्श राज्य के बारे में। कौन सा राज्य? आदर्श राज्य। आदर्श राज्य के बारे में चर्चा की गई कि एक आदर्श राज्य कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा कहाँ पे की? भाग सेकंड में। यहां भाग सेकंड में ही अरस्तु ने चर्चा किसकी की? प्लेटो की आलोचना की। प्लेटो की आलोचना भी यहां पर ही अरस्तु द्वारा की गई भाग सेकंड में। भाग सेकंड में अरस्तु ने राज्य का एक विस्तृत रूप बताया कि एक राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, एक आदर्श राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उसका शासन संचालन किस प्रकार से किया जाए। इन्होंने यहाँ पर भाग सेकंड में ही प्लेटो की घोर आलोचना की। इनका जो दार्शनिक शासक होता है उसकी बहुत आलोचना की। इन्होंने कहा कि एक दार्शनिक शासक को ही सारी शक्तियां क्यों दी जा रही हैं? क्या आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है? आम आदमी की कोई उपयोग ही नहीं है? यहां पर अरस्तु का मानना है कि एक व्यक्ति को अगर सभी शक्तियां दे दी जाएगी तो वो निरंकुश बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? निरंकुश बन जाएगा। इसीलिए अरस्तु ने यहाँ पर प्लेटो की घोर निंदा की। इन्होंने प्लेटो की साम्यवाद की भी आलोचना की। हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या आलोचना की। इन्होंने प्लेटो के संदर्भ में कहा था कि प्लेटो का पुत्र होने से अच्छा है निकटवर्ती संबंधी बनना। इन्होंने जो स्त्री साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने बात की थी उसकी भी अरस्तु ने घोर निंदा की थी, क्योंकि अरस्तु स्त्री साम्यवाद के साथ साथ संपत्ति साम्यवाद की भी आलोचना करता है। अरस्तु का मानना था कि बिना संपत्ति के व्यक्ति निष्क्रिय बन जाएगा, उसे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों काम करेगा? बिना पैसे के। लेकिन प्लेटो का मानना था कि बिना पैसे के, बिना धन के व्यक्ति काम करेगा, बिना पैसे के उसका कर्म और चिंतन अच्छा होगा। लेकिन यहां पर अरस्तु का मानना है कि प्लेटो ने ये गलत कहा।
इस प्रकार से निष्क्रियता आएगी, व्यक्ति कार्य नहीं करेगा और वो ऐसे सोचने लगेगा कि हमें खाना मिल रहा है, हमें किस लिए पैसे कमाए, हमारा जब होगा ही नहीं तो हम कार्य क्यों करेंगे। ये मानना था किसका? अरस्तु का। इसीलिए इन्होंने प्लेटो की क्या की? घोर आलोचना। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग थर्ड के बारे में। अरस्तु के पॉलिटिक्स के भाग थर्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में बात की। यहाँ पर किसके संदर्भ में की? नागरिकता के। नागरिकता के संबंध में यहाँ बात की। किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में। भाग थर्ड में इन्होंने नागरिकता के संबंध में बात की कि नागरिक कैसे होने चाहिए, नागरिक कौन होंगे, कौन व कैसे। नागरिक कौन होंगे व कैसे होंगे, क्योंकि उस समय ये इनका मानना था लोकतांत्रिक राज्य नहीं होते थे, सभी पब्लिक को, जैसे हमारे अभी आज वर्तमान में भारत में जैसे वयस्क मताधिकार को नागरिक मान लिया जाता है, सभी को भारतीय नागरिक, बच्चे, स्त्री, बूढ़े सभी को नागरिक मानते हैं, वैसे उस समय ये नहीं था। इनका अरस्तु का अलग मानना था कि नागरिक होंगे कौन, कैसे होंगे। इन्होंने ये बात की भाग थर्ड में कि नागरिक होंगे कौन। इन्होंने कहा नागरिक होंगे वो जो राजनीति में सक्रिय होंगे, जिनके पास अवकाश होगा, वो ही नागरिक होंगे। बच्चे, स्त्री, सूदखोर, मुकदमे जिन पे चल रहे हैं वो, वृद्ध, ये सभी नागरिक नहीं हो सकते, दास भी नागरिक नहीं हो सकता। ये कौन मानता है? अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि नागरिक कैसे हो और कौन हो, इसके बारे में हम बात करेंगे भाग थर्ड में। भाग थर्ड के बाद में आता है भाग चार। भाग चार के बारे में हम बात करें तो भाग चार में अरस्तु ने विवरण किया संविधानों का वर्गीकरण। इन्होंने यहां पर भाग चार में संविधानों का वर्गीकरण किया कि कौन सा तंत्र, कौन सा संविधान सबसे श्रेष्ठ होगा शासन संचालन करने के लिए, कौन सा संविधान गलत है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स के भाग चार में किसका वर्गीकरण किया? संविधानों का। इन्होंने यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे बुरे सभी संविधानों के संदर्भ में बात किया, इनका जो वैज्ञानिक प्रमाण दिया। इन्होंने चक्रीय रोलिंग सिस्टम, चक्रीय संविधान का भी इन्होंने, तंत्र का भी इन्होंने, अरस्तु ने बात की। वो कहाँ पर की? भाग चार में। भाग चार में हम संविधानों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करें तो भाग पाँच।
क्रांति के कारण इन्होंने भाग 5 में क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा की कि क्रांति के कारण, किस कारण से क्रांति होती है किस शासन में, चाहे वो लोकतंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, या राजतंत्र हो, या संवैधानिक तंत्र हो, या लोकतंत्र हो। इन्हीं सभी जो संविधान है, सभी तंत्रों में किस प्रकार से क्रांति होती है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा किसमें की गई है? भाग 5 में। भाग 5 में इन्होंने क्रांति के कारण बताए। अब हम बात करते हैं भाग 6 के बारे में। भाग 6। भाग 6 के बारे में हम बात करते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली व वर्ग तंत्र शासन प्रणाली के बारे में इन्होंने विस्तृत चर्चा की। देखिए, लोकतंत्र व वर्ग तंत्र शासन प्रणाली के बारे में इन्होंने अपने भाग 6 में विस्तृत चर्चा की। अरस्तु ने कहा कि लोकतंत्र तो एक भीड़ तंत्र है जिसमें बहुत सारी भीड़ होती है। उस भीड़ में लोग शासन करते रहते हैं, बहुत सारे, किसी का कर्तव्य होता ही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी होती नहीं है, सब एक दूसरे पे थोपते रहते हैं। ये मानना था किसका? अरस्तु का। इसी प्रकार से उन्होंने एक वर्ग तंत्र शासन प्रणाली का भी इसमें विस्तार से चर्चा की कि वर्ग तंत्र में किस प्रकार से गुटबाजी होती है, किस प्रकार से शासन प्रणाली चलाई जाती है। ये सब किसका मानना था? अरस्तु का। इसी वजह से यहाँ पर अरस्तु ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की। कहाँ पर? भाग 6 में। भाग 6 में उन्होंने लोकतंत्र और वर्ग तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 में जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से यहाँ भाग 5 में क्रांति के कारण के बारे में चर्चा करता है कि क्रांति किस प्रकार होगी, उसी प्रकार भाग 7 में यहाँ पर क्रांति को रोकने के उपाय बताता है कौन? अरस्तु। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम कि अरस्तु क्या है? एक रूढ़िवादी विचारक। क्या है? रूढ़िवादी विचारक। इन्हें यहाँ पर तो बात करता है कि क्रांति होने के कारण, और यहाँ पर भाग 7 में चर्चा करता है क्या? क्रांति को रोकने के उपाय, कि किस प्रकार से क्रांति को रोका जा सकता है, लोकतंत्र में किस प्रकार रोका जा सकता है, राजतंत्र में किस प्रकार रोका जा सकता है, और निरंकुश तंत्र में किस प्रकार रोका जा सकता है, कुलीन तंत्र में किस प्रकार, और वर्ग तंत्र में या संवैधानिक तंत्र में किस प्रकार रोका जा सकता है। इन सभी के बारे में चर्चा करता है कौन से भाग में? भाग 5 में।
हम बात करें यहाँ पर तो उन्होंने बात की बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट लाइफ। देखिए, बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट लाइफ के बारे में इन्होंने चर्चा की। यहाँ पर इन्होंने जो 7वां भाग है क्रांति को रोकने के उपाय, उसमें इन्होंने बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट लाइफ के बारे में चर्चा की। अरस्तु ने कहा कि हमारा बेस्ट स्टेट कौन सा होगा, अर्थात अच्छा राज्य कौन सा होगा, और हमारी अच्छी जिंदगी कौन सी होगी। इस प्रकार से इन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है, किस प्रकार से एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है क्रांति को रोक करके। इन्होंने निरंकुश, लोकतंत्र, इन सभी की आलोचना करते हुए संवैधानिक तंत्र को सबसे अच्छा माना। इसीलिए इन्होंने बात की यहाँ पर बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट लाइफ। आपको पता है, सीधी सी बात है, अच्छा राज्य होगा तो अच्छी जिंदगी होगी, वहाँ पर अच्छी लाइफ होगी, अच्छा जीवन व्यतीत होगा। अर्थात तो उस समय ये भी अरस्तु ये बात करता है कि अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा राज्य होना बहुत ही क्या है, आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक। इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाग 8 के बारे में। इन्होंने यहाँ पर तो क्रांति को रोकने के बारे में चर्चा की। यहाँ पर इन्होंने बात की कि शिक्षण पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए, इसके अलावा विशेष संविधानों पर भी चर्चा की। देखिए, ये जो 8वां पार्ट है पॉलिटिक्स का, मैंने आपको 8 भाग बताए थे, एक एक करके सभी बताए हैं। तो ये 8 नंबर का जो भाग है विशेष संविधानों पर चर्चा। इन्होंने जो संविधान विशेष है उनके बारे में भी कुछ विशेष चर्चा की। संविधानों की विशेषता बताई, उनमें गुण दोष बताए, ये सब कुछ इनके बारे में इन्होंने क्या किया, चर्चा किया। इन्होंने साथ ही शिक्षण पद्धति पर, यहाँ पर भी इन्होंने कि शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर शिक्षण पद्धति में प्लेटो की आलोचना की। किसने की, अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा कि जो शिक्षण पद्धति है प्लेटो की 50 वर्ष तक, वो गलत है। अगर व्यक्ति 50 वर्ष तक अध्ययन करेगा तो वो अपना जीवन कब जिएगा, वो राज्य के लिए कार्य कब करेगा। तो ये अरस्तु का मानना है कि अध्ययन सिर्फ 21 वर्ष तक किया जाना चाहिए। कितने वर्ष तक, 21 वर्ष तक। तो ये इन्होंने शिक्षण के बारे में बात की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी के बारे में प्लेटो और अरस्तु में कैसी तुलना होती है। कहीं पर अरस्तु क्या बात करता है तो कहीं पर प्लेटो क्या करता है।
यहाँ पर हम बात करें दास प्रथा के बारे में, तो दास प्रथा के बारे में प्लेटो ने कुछ भी नहीं कहा था। प्लेटो ने दास प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। दास प्रथा के बारे में बात किसने की थी? अरस्तु ने। अरस्तु ने, क्योंकि उस समय ये दास प्रथा यूनान में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अब हम एक एक करके जो भी मोस्ट टॉपिक है, जैसे दास प्रथा है, संविधानों का वर्गीकरण है, क्रांति के कारण है, क्रांति रोकने के उपाय है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि दास किस प्रकार होना चाहिए, दास कौन होगा, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या अध्ययन किया। हमने शुरुआत में पढ़ा कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व अफ्रीकी मकदूनिया में हुआ। इसके बाद में वो कहाँ पे गए? एशिया माइनर। एशिया माइनर जाने के बाद में वो किससे मिले? हर्नेरिस से। वहाँ पर उन्होंने किससे विवाह किया? उनकी दत्तक पुत्री से। दत्तक पुत्री से विवाह करने के बाद में सिकंदर महान से मिले और सिकंदर महान से मिलकर के उन्होंने लीसियम नामक संस्था यूनान में खोली। लीसियम में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जैसे रिहोटोरिका, दिसाउल, इसके अलावा पॉलिटिक्स, एथेंस का संविधान। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने वहाँ पर रचना की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी, जिस पुस्तक प्रमुख होने के कारण इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके मौलिक विचार पॉलिटिक्स में ही थे। इन पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। 8 के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। पहले भाग में दास प्रथा और पोलिस शब्द यानी कि नगर राज्य के बारे में चर्चा की गई। दूसरे भाग में आदर्श राज्य और प्लेटो की आलोचना की गई। तीसरे भाग में नागरिकता के संदर्भ में, और चौथे भाग में कौन सा है? संविधानों का वर्गीकरण। इसके अलावा हम बात करें तो 5वें भाग में क्रांति के कारण और 6ठे भाग में लोकतंत्र वर्गतंत्र शासन प्रणाली के बारे में। 7वें भाग में क्रांति को रोकने के उपाय के बारे में, अर्थात बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट लाइफ के बारे में। यहाँ पर अपन बात करें 8वें भाग के बारे में, तो विशेष संविधानों के बारे में, शिक्षण पद्धति के बारे में चर्चा की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु के बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ा। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास कल, जिसमें हम अरस्तु के बारे में आगे विस्तार से दास प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।